दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के तर्क की कसौटी में। मैं हूं आपका मित्र मनीष और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज के ताने बाने में गहराई से बुना हुआ है, लेकिन जिस पर अक्सर खुलकर चर्चा नहीं होती। वह एक ऐसा विरोधाभास है जो हमें हर दिन हर मोड़ पर दिखाई देता है। एक तरफ आधुनिकता की चकाचौंध, वैज्ञानिक प्रगति की बुलंदियां और दूसरी तरफ सदियों पुराना अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और अतार्किक सोच का गहरा साया। एक पल के लिए अपने आसपास देखिए, हम उस दौर के गवाह हैं जहां भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर खड़ा है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, यह हमारी सामूहिक मेहनत, हमारी बुद्धिमत्ता और हमारी अदम्य भावना का प्रतीक है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की उस दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा लहराया है जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंच सका था। चंद्रयान-3 की सफलता ने हमें वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है। यह साबित किया है कि हम केवल नकल करने वाले नहीं बल्कि नवाचार करने वाले भी हैं। हमारे ही देश की मिट्टी में पले बड़े इंजीनियर्स आज दुनिया की सबसे विशाल टेक कंपनियों के बोर्ड रूम में बैठकर वैश्विक फैसलों को तय कर रहे हैं। सुंदर पिचाई से लेकर सत्य नडेला तक भारतीय प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। हमारे विश्वविद्यालयों के लैब्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और डीप स्पेस रिसर्च पर रात दिन काम हो रहा है। हम डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह सब कुछ हमें एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करता है जहां भारत ज्ञान और विज्ञान का वैश्विक केंद्र बन सकता है। लेकिन दोस्तों, इसी चमकदार तस्वीर के ठीक पीछे एक और भारत सांस लेता है। एक ऐसा भारत जहां किसी अत्याधुनिक अरबों रुपए की सरकारी इमारत के उद्घाटन से पहले वैज्ञानिक पैमानों के बजाय शुभ मुहूर्त की पर्ची निकाली जाती है, जहां किसी महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन या सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले नारियल फोड़ा जाता है, नींबू मिर्ची टांगे जाते हैं और ग्रह नक्षत्रों के शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जहां किसी राष्ट्रीय संस्थान में करोड़ों के मशीनें इंस्टॉल होने से पहले वैज्ञानिकों की उपस्थिति में ही ग्रह नक्षत्रों के प्रकोप को शांत करने के लिए विशेष यज्ञ और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। गौर से सोचिए, क्या यह हमारे समय का सबसे बड़ा और गहरा संवैधानिक विरोधाभास नहीं है? क्या यह हमें सोचने पर मजबूर नहीं करता कि हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम सचमुच एक वैज्ञानिक समाज बन रहे हैं या केवल विज्ञान के उपकरणों का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता मात्र? आज हम इसी विरोधाभास की परतों को खोलेंगे, इसके कारणों को समझेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि हम इस स्थिति से कैसे बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें उस दस्तावेज को खोलना होगा जिससे यह देश चलता है, भारत का संविधान। यह सिर्फ कानूनों का संग्रह नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र की आत्मा है, हमारे मूल्यों का दर्पण है। इसके अनुच्छेद 51A(h) को पढ़िए। यह भारत के प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी तय करता है। यह साफ तौर पर कहता है कि हर नागरिक का यह दायित्व होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। यह सिर्फ एक कानूनी वाक्यांश नहीं है दोस्तों, यह एक गहरी दार्शनिक अवधारणा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ केवल विज्ञान के तथ्यों को जानना नहीं है बल्कि एक ऐसी मानसिकता विकसित करना है जो हर बात को तर्क की कसौटी पर परखे, हर दावे पर सवाल उठाए और बिना प्रमाण के किसी भी बात को स्वीकार न करे। मानवतावाद हमें सिखाता है कि हम सभी मनुष्य समान हैं और किसी भी प्रकार के भेदभाव या क्रूरता से बचे। ज्ञानार्जन हमें लगातार सीखने और अपनी समझ को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है और सुधार की भावना हमें यह सिखाती है कि हम हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करें, अपनी गलतियों से सीखें और समाज को आगे बढ़ाएं। सरल शब्दों में कहे तो इस देश की बुनियाद हमसे यह उम्मीद करती है कि हमारा समाज सवाल पूछे, हर दावे को कसौटी पर परखे, किसी भी बात को सिर्फ इसलिए सच न मान ले क्योंकि वह सदियों से चली आ रही है या किसी प्रभावशाली पद पर बैठे व्यक्ति ने कही है। यह हमें अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर सोचने की प्रेरणा देता है। यह हमें एक प्रगतिशील, तर्कसंगत और न्यायपूर्ण समाज बनाने का मार्ग दिखाता है। लेकिन हकीकत का धरातल कुछ और कहानी बयां करता है। जो संस्थाएं नई पीढ़ी को तर्क और विज्ञान की शिक्षा देने के लिए बनाई गई थी, वही अक्सर अपने आधिकारिक और प्रशासनिक आयोजनों में उन कर्मकांडों को बढ़ावा दिखाई देती है जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा अपनी पाठ्यक्रम में पढ़ता है कि विज्ञान हर बात के पीछे कार्य कारण संबंध, कॉज एंड इफेक्ट ढूंढना सिखाता है कि हर घटना के पीछे एक तार्किक कारण होता है, और वही बच्चा जब स्कूल या कॉलेज के प्रांगण में अपने शिक्षकों, प्राचार्यों और बड़े अधिकारियों को बिना किसी वैज्ञानिक आधार के रस्मों में उलझा देखता है, जैसे किसी नए भवन के उद्घाटन पर नींबू मिर्च टांगना हो या किसी परीक्षा से पहले विशेष पूजा करवाना, तो उसके भीतर
भीतर का वैज्ञानिक दृष्टिकोण बचपन में ही दम तोड़ देता है। उसे यह सिखाया जाता है कि जो किताब में है वह सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए है और जो व्यवहार में है वही असली दुनिया है। हम तकनीक को तो अपना रहे हैं, हम नए गैजेट्स खरीद रहे हैं, हम डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उस वैज्ञानिक चेतना को अपना पा रहे हैं जो संविधान हमसे मांगता है? क्या हम अपनी सोच को भी उतना ही आधुनिक बना पा रहे हैं जितना हमारे उपकरण हैं? यह एक गंभीर प्रश्न है जिस पर हमें विचार करना होगा। जब हमारे सार्वजनिक संस्थान, जिन्हें समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करना चाहिए, खुद ही अतार्किक व्यवहार में लिप्त होते हैं तो वे अनजाने में ही अंधविश्वास को वैधता प्रदान करते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जिसे तोड़ना बेहद जरूरी है। विडंबना मगर देखिए, उन्हीं परिसरों की दीवारों के भीतर जहां अत्याधुनिक तकनीकें विकसित हो रही, कभी कभी यह गहरा विश्वास भी तैरता हुआ मिल जाता है कि एक जटिल कोडिंग प्रोजेक्ट या करोड़ों के रोबोट की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उस दिन राहु काल था या नहीं, या किसी विशेष दिशा में मुंह करके काम किया गया था या नहीं। हम देखते हैं कि बड़े बड़े टेक इवेंट्स में जहाँ दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर इकट्ठा होते हैं, वहाँ भी वास्तु के हिसाब से स्टेज लगाए जाते हैं या किसी नए सॉफ्टवेयर लॉन्च से पहले हवन का आयोजन किया जाता है। यह समस्या किसी की व्यक्तिगत धार्मिक आस्था से नहीं है। भारत का लोकतंत्र हर नागरिक को अपनी पसंद की पूजा पद्धति और विश्वास रखने की पूरी आजादी देता है और यह अधिकार बेहद खूबसूरत है। यह हमारे संविधान की खूबसूरती है कि यह हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। हम सभी को अपनी आस्था का पालन करने का पूरा अधिकार है जब तक कि वह दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब एक सार्वजनिक या वैज्ञानिक संस्था जिसका पूरा अस्तित्व प्रमाण और साक्ष्यों पर टिका है, अपने सामूहिक निर्णयों या सार्वजनिक आचरण को अंधविश्वास के साए में आने देती है। जब एक वैज्ञानिक संस्थान जो तर्क और प्रयोग पर आधारित है अपने महत्वपूर्ण कार्यों को शुभ अशुभ के दायरे में ले आता है, तो वह समाज को क्या संदेश दे रहा होता है? क्या सचमुच विज्ञान के युग में प्रवेश कर चुके हैं या फिर हम केवल विज्ञान द्वारा बनाए गए उपकरणों के उपभोक्ता मात्र बनकर रह गए हैं? हम अपनी जेबों में स्मार्ट गैजेट्स लेकर घूम रहे हैं, हमारे घरों में स्मार्ट होम डिवाइसेस हैं, हमारी गाड़ियां स्मार्ट हो गई है, लेकिन क्या हमारी चेतना भी उतनी ही प्रोग्रेसिव और स्मार्ट हो पाई है? क्या हम अपने दिमाग को भी उतना ही अपडेट कर पाए हैं जितना हम अपने स्मार्टफोन को करते हैं? यह एक गंभीर आत्मचिंतन का विषय है। यदि हम केवल तकनीक का उपभोग करते रहेंगे और उसके पीछे की वैज्ञानिक सोच को नहीं बनाएंगे तो हम कभी भी सच्चे अर्थों में आधुनिक नहीं बन पाएंगे। हम एक ऐसे समाज में बदल जाएंगे जहां बाहरी चमक तो होगी लेकिन अंदरूनी तौर पर हम खोखले रह जाएंगे। हमें यह समझना होगा कि विज्ञान केवल गैजेट्स बनाने का माध्यम नहीं है, यह सोचने का तरीका है, दुनिया को देखने का एक नजरिया है और जब तक हम उस नजरिए को नहीं बनाएंगे तब तक यह विरोधाभास हमें परेशान करता रहेगा। दोस्तों, अब हम एक ऐसे पहलू पर बात करने जा रहे हैं जो इस संवैधानिक विरोधाभास को और भी गहरा और चिंताजनक बना देता है। भारत में तेजी से पैर पसारता बाबा कल्चर यह सिर्फ एक सामाजिक घटना नहीं बल्कि एक संगठित कॉर्पोरेट साम्राज्य का रूप ले चुका है। आज के दौर में अंधविश्वास केवल किसी पिछड़े गांव की तंग गलियों तक सीमित नहीं है, इसने बाकायदा एक मॉडर्न, हाईटेक और बेहद प्रभावी कॉर्पोरेट साम्राज्य का रूप ले चुका है। टीवी चैनलों से लेकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के एल्गोरिदम तक आपको ऐसे दर्जनों तथा कथित चमत्कारी बाबा मिल जाएंगे जो धर्म और आस्था की याद में सरेआम अंधविश्वास का व्यापार कर रहे हैं। इनके पास अपनी मीडिया टीमें हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं और पीआर एजेंसियां हैं जो इनकी छवि को चमकाने का काम करती हैं। ये बाबा अब सिर्फ प्रवचन नहीं देते बल्कि लाइव सेशन करते हैं, वेबिनार आयोजित करते हैं और ऑनलाइन दीक्षा देते हैं। कोई पर्ची पर लिखकर भूत भविष्य बताने का दावा कर रहा है और उसके दरबार में लाखों की भीड़ उमड़ रही है। कोई महज एक नजर देखकर असाध्य बीमारियों को ठीक करने का ढोंग रच रहा है और लोग अपनी सारी जमा पूंजी उसके चरणों में लुटा रहे हैं। कोई जनता के दुख दर्द का इलाज किसी विशेष रंग की चटनी खाने या किसी खास दिशा में पैर रख के सोने में बता रहा है। डराने वाली बात यह नहीं कि ये बाबा ऐसा दावा कर रहे हैं, डराने वाली बात यह है कि इनके पंडालों में, इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाखों करोड़ों की संख्या में वो युवा और शिक्षित लोग कतारों में खड़े हैं जिनके हाथों में डिग्रियां हैं, जो स्मार्टफोन चलाते हैं और जो खुद को आधुनिक मानते हैं। जब धर्म को एक तमाशा बना दिया जाता है और आस्था को अंधविश्वास की ढाल, तब समाज का बौद्धिक पतन शुरू होता है। ये बाबा संस्कृति लोगों को अपनी समस्याओं के वास्तविक वैज्ञानिक और तार्किक समाधान ढूंढने से रोकती है। यदि कोई बीमार है तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि किसी तांत्रिक के भभूत की। यदि कोई बेरोजगार है तो उसे
आर्थिक नीतियाँ, कौशल विकास और कड़ी मेहनत की जरूरत है, ना कि किसी बाबा के आशीर्वाद या चमत्कारी अंगूठी की। लेकिन जब देश की व्यवस्था और रसूखदार लोग भी इन बाबाओं के दरबारों में हाजिरी लगाते दिखते हैं, जब नेता और मशहूर हस्तियां इनके सामने नतमस्तक होते हैं, तो अंधविश्वास को एक सामाजिक वैधता मिल जाती है। यह विज्ञान के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A(H) का सीधा उल्लंघन है और यह हमारे समाज को पीछे धकेल रहा है। यह बाबा कल्चर केवल व्यक्तिगत आस्था का मामला नहीं रह गया है, यह एक सामाजिक समस्या बन चुका है जो तर्क, विज्ञान और प्रगति के मार्ग पर बड़ी बाधा है। यह लोगों को आत्मनिर्भर बनने से रोकता है और उन्हें एक काल्पनिक दुनिया में धकेलता है जहां समस्याओं का समाधान चमत्कार से होता है, मेहनत से नहीं। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा और इसके खिलाफ एक मजबूत वैज्ञानिक चेतना का निर्माण करना होगा। दोस्तों, बाहर से देखने पर हमारे शहर बेहद आधुनिक नजर आते हैं। शीशे की ऊंची ऊंची इमारतें आसमान छू रही है, हर हाथ में स्मार्टफोन है, हर जगह डिजिटल पेमेंट का चलन है, पलक झपकते ही ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे हमारे कई काम आसान हो रहे हैं। पहली नजर में कोई भी कह देगा कि भारत पूरी तरह मॉडर्न हो चुका है, हमने 21वीं सदी की रफ्तार पकड़ ली है। लेकिन हमें यह सोचना होगा कि आधुनिकता कभी भी केवल इंफ्रास्ट्रक्चर या महंगे गैजेट का नाम नहीं होता। आधुनिकता असल में एक मानसिक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ माइंड है। आधुनिक होने का मतलब है परंपरा से ऊपर प्रमाण को रखना, तर्क की उंगली थाम कर चलना। अगर कोई बात गलत साबित हो जाए तो अपनी सदियों पुरानी धारणाओं को भी बदल देने का साहस रखना। यह एक ऐसी चीज है जो हमें लगातार सीखने, सवाल पूछने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें पुरानी मान्यताओं को सिर्फ इसलिए नहीं ढोना सिखाती कि वे पुरानी हैं, बल्कि उन्हें तर्क और प्रमाण की कसौटी पर कसना सिखाती है। इसके विपरीत जब हम चिकित्सा विज्ञान के प्रमाणिक तथ्यों को छोड़कर किसी बाबा के तथाकथित चमत्कारों पर भरोसा करने लगते हैं, जब किसी वैज्ञानिक सत्य के मुकाबले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर तैरने वाली अफवाहों को अंतिम सत्य मान लेते हैं, तब यह साफ हो जाता है कि आधुनिकता की इस चमकीली परत के पीछे एक बेहद संकीर्ण और रूढ़िवादी सोच छिपी हुई है। हमने बाजार से आधुनिक उपकरण तो खरीद लिए, मगर क्या हमने अपने भीतर आधुनिक सोच को जगह दे पाए हैं? क्या हमने अपने दिमाग को भी अपडेट किया है या वह भी अपनी पुरानी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है? यह एक गंभीर सवाल है। हम एक तरफ तो मंगल ग्रह पर यान भेजते हैं और दूसरी तरफ किसी ग्रह दोष को शांत करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। हम एक तरफ तो कैंसर के इलाज के लिए अत्याधुनिक रिसर्च करते हैं और दूसरी तरफ किसी चमत्कारी जड़ी बूटी या बाबा के पानी पर भरोसा कर लेते हैं। यह विरोधाभास हमें अंदर से खोखला कर रहा है। यह हमें एक ऐसे समाज में बदल रहा है जहां हम बाहरी तौर पर तो चमक रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर हम तर्क और विज्ञान से दूर होते जा रहे हैं। सच्ची आधुनिकता तब आएगी जब हम अपनी सोच को वैज्ञानिक बनाएंगे, जब हम हर बात पर सवाल उठाएंगे, जब हम प्रमाण को प्राथमिकता देंगे और जब हम अपनी गलतियों से सीखने का साहस रखेंगे। तभी हम सच्चे अर्थों में एक आधुनिक और प्रगतिशील राष्ट्र बन पाएंगे। चलिए अपने स्कूल के दिनों की ओर लौटते हैं। हम सब ने विज्ञान की कक्षाओं में न्यूटन के गति के नियम रटे हैं, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों को याद किया है, केमिकल इक्वेशन को संतुलित किया है और शायद परीक्षा पास करने के लिए क्वांटम फिजिक्स के पन्नों को भी पलटा है। हमने अच्छे नंबर पाए, डिग्रियां हासिल की और खुद को पढ़ा लिखा मान लिया। हम में से कई आज अच्छी नौकरियों में है, बड़े पदों पर है और समाज में सम्मानित हैं। मगर एक बुनियादी सवाल पैदा होता है, जो छात्र यूनिवर्सिटी में बैठकर ब्लैक होल की थ्योरी या क्वांटम मैकेनिक्स के जटिल सूत्रों को समझ सकता है, वही छात्र क्लासरूम से बाहर निकलते ही किसी स्थानीय अंधविश्वास, किसी सूडो साइंस या किसी बाबा के खोखले दावों के सामने नतमस्तक क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों होता है कि उच्च शिक्षित व्यक्ति भी किसी वास्तु दोष के नाम पर अपने घर में तोड़फोड़ करवा देता है या किसी ज्योतिषी के कहने पर अपना कैरियर बदल लेता है? इसी को कहते हैं द क्लासरूम फिल्टर की नाकामी। हमारी शिक्षा व्यवस्था दिमाग को सूचनाओं से ठूस ठूस कर भर तो रही है, लेकिन वह उन सूचनाओं को परखने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता विकसित नहीं कर पा रही है। छात्रों को उत्तर याद कराए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी जा रही। उन्हें यह तो सिखाया गया कि क्या सोचना है, लेकिन कभी नहीं सिखाया गया कि कैसे सोचना है। यही वजह है कि डिग्रीधारी लोग भी बिना सोचे समझे यह मान लेते हैं कि किसी खास दिन बाल कटवाने से उनकी किस्मत बदल जाएगी या किसी ग्रह की चाल उनके कैरियर का फैसला करेगी। हमारी शिक्षा प्रणाली अक्सर विज्ञान को एक विषय के रूप में पढ़ाती है, न कि सोचने के तरीके के रूप में। हम बच्चों को विज्ञान के परिणाम तो बताते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया को नहीं सिखाते जिससे यह परिणाम निकलते हैं। हम उन्हें यह नहीं सिखाते कि एक वैज्ञानिक कैसे सोचता है, कैसे परिकल्पनाएं बनाता है, कैसे प्रयोग करता है और कैसे अपने निष्कर्षों के परिणाम के आधार पर बदलता है। जब तक हम अपनी शिक्षा प्रणाली में इस मौलिक बदलाव को नहीं लाएंगे, तब तक क्लासरूम फिल्टर की यह नाकामी हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से
दूर करती रहेगी। हमें बच्चों को सिर्फ ज्ञान नहीं देना है बल्कि उन्हें ज्ञान का निर्माण करने और उसे परखने की क्षमता भी देनी है। वास्तव में विज्ञान क्या है? क्या विज्ञान केवल कुछ फैक्ट्स, कुछ फार्मूलों या किताबों का संग्रह है? क्या विज्ञान सिर्फ जान लेना है कि पानी का फार्मूला H2O है या पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है? बिल्कुल नहीं। ज्ञान असल में पूछताछ की एक पद्धति है। यह एक जीवित प्रक्रिया है जो हमें सिखाती है कि प्रश्न कैसे पूछे जाएं, साक्ष्य कैसे जुटाएं और यदि साक्ष्य हमारे सामने विचारों के खिलाफ जाएं तो अपनी गलती मानकर आगे कैसे बढ़ाएं। यह हमें सिखाता है कि सत्य की खोज एक सतत प्रक्रिया है और कोई भी ज्ञान अंतिम नहीं होता। विज्ञान हमें विनम्रता सिखाता है, यह स्वीकार करने की विनम्रता कि हम गलत हो सकते हैं। यह हमें साहस सिखाता है, अपने पुराने विश्वासों को चुनौती देने का साहस। यह हमें धैर्य सिखाता है, साक्ष्य जुटाने और निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले प्रतीक्षा करने का धैर्य। यह हमें वस्तुनिष्ठता सिखाता है, अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को अलग रखकर तथ्यों को देखने की क्षमता। जब हमारी शिक्षा व्यवस्था विज्ञान को एक जीवंत अनुभव के बजाय केवल रटने वाली मेमोरी सब्जेक्ट बना देती है तो छात्र उसे केवल परीक्षा पास करने और नौकरी पाने का एक टूल समझने लगते हैं। वे विज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से अलग देखते हैं और जिस क्षण विज्ञान के भीतर से सवाल पूछने की आत्मा गायब होती है, अंधविश्वास खाली पड़ी जमीन पर कब्जा करने के लिए दौड़ पड़ता है। जिसने क्लास में सवाल पूछना नहीं सीखा वह समाज में फैले बाबाओं और अंधविश्वासों के दावों को भी बिना शर्त स्वीकार लेता है। विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन के हर पहलू में लागू होता है। चाहे वह हमारे स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेना हो, हमारे बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचना हो या समाज में फैली किसी भी जानकारी को परखना हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें यह सही निर्णय लेने में मदद करता है। यह हमें तर्क संगत बनाता है, हमें भ्रामक सूचनाओं से बचाता है और हमें एक बेहतर नागरिक बनाता है। हमें विज्ञान को एक विषय के रूप में नहीं बल्कि जीने के तरीके के रूप में अपनाना होगा। आज के इस सूचना विस्फोट के दौर में जहां सोशल मीडिया हर सेकंड हजारों भ्रामक संदेश, जाली वीडियो और सूडो साइंस दावे परोसे जा रहे हैं, वहां एक चीज सबसे ज्यादा कमी है, एक्टिव स्केप्टिज्म यानी सक्रिय संशयवाद। यह सिर्फ संदेह करना नहीं सिखाता बल्कि सक्रिय रूप से प्रमाणों की तलाश करना और दावों को परखना है। एक्टिव स्केप्टिज्म का मतलब यह नहीं है कि आप हर बात को सीधे खारिज कर दें या नकारात्मक हो जाएं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके सामने जब भी कोई बड़ा दावा आए, चाहे वह किसी राजनेता का हो, किसी बाबा का हो, किसी विज्ञापन का हो या किसी वायरल वीडियो का, आप ठहर कर कुछ बुनियादी सवाल पूछें। इस बात का ठोस प्रमाण क्या है? क्या कोई विश्वसनीय शोध या डेटा इसे सपोर्ट करता है? यह जानकारी किस सोर्स से आई है? क्या वह सोर्स विश्वसनीय है या कोई निहित स्वार्थ है? क्या इस दावे को स्वतंत्र रूप से किसी वैज्ञानिक लैब में वेरीफाई किया जा सकता है? क्या इसे दोहराया जा सकता है? क्या इस दावे के पीछे कोई तार्किक व्याख्या है या सिर्फ चमत्कार पर आधारित है? यदि हमारे स्कूल में बच्चों को फैक्ट चेक कराना, डेटा को समझना और सोर्स को वेरीफाई करना सिखाया जाता तो आज हमारा समाज सोशल मीडिया के इको चैम्बर्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड का गुलाम न होता। हम देखते हैं कि कैसे एक गलत जानकारी जंगल की आग की तरह फैल जाती है और लोग बिना सोचे समझे उसे आगे बढ़ा देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि समाज में भ्रम और गलतफहमी बढ़ती है और सही जानकारी दब जाती है। सक्रिय संशयवाद हमें अपनी सोच का मालिक बनाता है। यह हमें दूसरों के विचारों को बिना सोचे समझे स्वीकार करने से रोकता है। यह हमें एक स्वतंत्र विचारक बनाता है जो अपने निर्णयों को परिणामों और तर्क के आधार पर लेता है। यह हमारे मौलिक कर्तव्य का एक अभिन्न अंग है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि सवाल पूछना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता की निशानी है। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर दावा सच नहीं होता। दोस्तों, समय के साथ अंधविश्वास ने भी खुद को अपग्रेड कर लिया है। अब रूढ़िवादिता को बचाने के लिए पुराने तर्कों का इस्तेमाल नहीं होता कि चूंकि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे इसलिए यह सही है। आज का अंधविश्वास बेहद शातिर है। वह खुद को विज्ञान के आकर्षक भाषा में लपेट कर पेश करता है। इसी को हम कहते हैं पॉलिशिंग द डॉगमा या अंधविश्वास का डिजिटल पॉलिशिंग। इंटरनेट पर आपको ऐसे ढेरों वीडियो मिल जाएंगे जहां प्राचीन कर्मकांड को जायज ठहराने के लिए क्वांटम एनर्जी, कॉस्मिक वाइब्रेशन, पॉजिटिव आरा, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, हीलिंग क्रिस्टल्स और यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे भारी भरकम शब्दों का सहारा लिया जाता है। सुनने वाले को लगता है कि वाह, यह तो बेहद वैज्ञानिक बात है, लेकिन सच यह है कि किसी भी खोखले दावे के आगे क्वांटम शब्द लगा देने से वह विज्ञान नहीं बन जाता। विज्ञान शब्दों के आडंबर से नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट, वेरिफिकेशन और रिप्रोड्यूसिबिलिटी से तय होता है। विज्ञान को प्रयोगशाला में परखा जाता है, उसके परिणामों को दोहराया जा सकता है और वह सार्वभौमिक होता है। डिजिटल युग के एल्गोरिदम इस खेल को और खतरनाक बना देते हैं। उनका काम
काम सत्य को तलाशना नहीं बल्कि आपका अटेंशन चुराना है। आप एक बार किसी बाबा या छद्म विज्ञान का वीडियो देखते हैं और एल्गोरिदम आपको वैसे ही सैकड़ों वीडियो की अंतहीन दलदल में धकेल देता है। यह एक फिल्टर बबल बनता है जहां आपको केवल वही जानकारी दिखाई जाती है जो आपके मौजूद विश्वासों को पुष्टि करता है, भले ही वे गलत क्यों न हो। नतीजा पढ़ा लिखा युवा भी एक अदृश्य वैचारिक जेल का कैदी बन जाता है जहां उसे लगता है कि वह ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जबकि वास्तव में वह केवल पूर्वाग्रहों और गलत सूचनाओं से घिरा होता है। जब कोई इस सूडो साइंस पर सवाल उठाता है तो तुरंत एक नया डिफेंस मैकेनिज्म सामने आता है। आप अपनी संस्कृति के विरोधी हैं, तर्क और विज्ञान तो पश्चिमी सोच है, यह मानसिक गुलामी है। लेकिन ठहरिए, क्या गुरुत्वाकर्षण का नियम पश्चिमी है? क्या गणित की गणनाएं किसी एक धर्म या देश की बपौती है? नहीं, जिज्ञासा, तर्क और सत्य की खोज पूरी मानव सभ्यता की साझी विरासत है। ये सार्वभौमिक मूल्य है जो किसी एक संस्कृति या भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हमें इस बात को समझना होगा कि विज्ञान किसी की संस्कृति का दुश्मन नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा मित्र है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। दोस्तों, इस पूरे चक्र को चलाने के पीछे एक और अदृश्य ताकत काम करती है, सोशियो पॉलिटिकल गेट कीपिंग, यानी सामाजिक राजनीतिक पहरेदारी। हमें यह सोचना होगा कि हमारी पाठ्य पुस्तकों में क्या छपेगा, समाज में किस विमर्श को राष्ट्रीय गौरव माना जाएगा और किस प्रश्न को देशद्रोही या विवादास्पद कहकर दबा दिया जाएगा। यह कौन तय कर रहा है? कौन है जो ज्ञान के प्रवाह को नियंत्रित कर रहा है और क्यों? सांस्कृतिक गौरव अपनी जगह बिल्कुल सही है। हर समाज को अपने अतीत पर गर्व होना चाहिए। हमारी समृद्ध विरासत, हमारे प्राचीन ज्ञान और हमारे पूर्वजों की उपलब्धियां हमें प्रेरणा देती है। लेकिन जब गौरव का यह नशा इतिहास के तथ्यों और विज्ञान के प्रमाणों को ही बदलने की जिद करने लगे, जब हम अपनी सुविधा के अनुसार इतिहास को पुनर्लिखित करने लगे, तब शिक्षा व्यवस्था एक खतरनाक मोड़ पर आ जाती है। विज्ञान हमसे कहता है कि अगर तथ्य तुम्हारी धारणा से मेल नहीं खाते तो अपनी धारणा बदल लो, मगर वैचारिक पहरेदारी हमसे कहती है कि अपनी धारणा को बचाने के लिए तथ्यों को ही तोड़ मरोड़ दो, उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश करो या उन्हें पूरी तरह से नकार दो। आज समाज में सेल्फ सेंसरशिप का खौफनाक माहौल है। यदि कोई प्रोफेसर, कोई शिक्षक या कोई वैज्ञानिक किसी सामाजिक अंधविश्वास या किसी प्रभावशाली बाबा के दावों पर तार्किक सवाल उठाता है तो उसे अकादमिक बहस के बजाय ऑनलाइन हैरेसमेंट, सोशल बायकॉट और धमकियां का सामना करना पड़ता है। उसे देशद्रोही या संस्कृति विरोधी करार दिया जाता है। जब समाज के बुद्धिजीवी और शिक्षक सच बोलने या सवाल उठाने से डरने लगे तो भला विद्यार्थियों के भीतर प्रश्न पूछने की संस्कृति कैसे जिंदा रहेगी? वे कैसे सीखेंगे? सत्य की खोज के लिए साहस और ईमानदारी की जरूरत होती है। इससे भी बढ़कर रिसर्च की फंडिंग तक उन विषयों तक मोड़ दी जाती है जो रूढ़ियों को वैज्ञानिक साबित करने की कोशिश करे, न कि उन विषयों की तरफ जो सचमुच मौलिक खोज की ओर ले जाते हों। जब विज्ञान को समर्थन के लिए मजबूर किया जाता है तो वह विज्ञान नहीं रह जाता बल्कि प्रचार का एक माध्यम बन जाता है। यह हमारे देश के वैज्ञानिक विकास के लिए एक बड़ा खतरा है। हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी बिना किसी डर के अपने विचारों को व्यक्त कर सकें, जहां तर्क और प्रमाण को सर्वोच्च स्थान मिले और जहां सत्य की खोज को किसी भी राजनीतिक या सामाजिक दबाव से ऊपर रखा जाए। तो फिर इस घुटन भरे अंतर्विरोध का समाधान क्या है? क्या हम इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल निकल सकते हैं। इसका रास्ता निकलता है जिज्ञासा की पुनर्स्थापना से। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां एक बच्चा, एक नागरिक, एक छात्र बिना किसी डर की व्यवस्था के सामने खड़ा होकर कह सके, आपके इस दावे का प्रमाणिक साक्ष्य कहाँ है? हमें अपने बच्चों को बचपन से ही सवाल पूछना सिखाना होगा। उन्हें हर बात पर क्यों और कैसे पूछने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। वैज्ञानिक समाज का सबसे बड़ा नियम यही है, अथॉरिटी इज नॉट एविडेंस, यानी कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली या बड़े पद पर क्यों न बैठा हो, उसका आभामंडल उसके दावों का प्रमाण नहीं हो सकता। सत्य की कसौटी केवल प्रमाण है, तर्क है और अनुभवजन्य साक्ष्य है। हमें इस सिद्धांत को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। राहत की बात यह है कि पूरी तरह से निराशा की स्थिति नहीं है। आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसे वैज्ञानिक हैं, ऐसे शिक्षक हैं और ऐसे युवा हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। वे अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वे तर्क और प्रमाण की बात कर रहे हैं। हमें इन आवाजों को सुनना होगा, इन्हें समर्थन देना होगा और इनके साथ मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां विज्ञान और तर्क को सर्वोच्च स्थान मिले। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा, उसे रटने की बजाय सोचने पर आधारित बनाना होगा। हमें मीडिया को और अधिक जिम्मेदार बनाना होगा ताकि वह अंधविश्वास को बढ़ावा देने के बजाय वैज्ञानिक जानकारी को प्रसारित करे। हमें अपने नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों से यह उम्मीद करनी होगी कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सम्मान करें और उसे बढ़ावा दें। दोस्तों, यह एक लंबी लड़ाई है, लेकिन
यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे हमें जीतना ही होगा, क्योंकि हमारे संविधान का सम्मान, हमारे समाज की प्रगति और हमारे बच्चों का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। दोस्तों, आज का यह वीडियो केवल एक विश्लेषण नहीं था, बल्कि हमारे और आपके सोचने के तरीके को एक आईना दिखाने की कोशिश थी। यह एक आह्वान था, एक ऐसे समाज के निर्माण का आह्वान जहां तर्क, विज्ञान और मानवतावाद को सर्वोच्च स्थान मिले। अगर आपको भी लगता है कि इस देश को तकनीक के साथ साथ एक वैज्ञानिक और तार्किक सोच की भी उतनी ही जरूरत है, अगर आपको लगता है कि अंधविश्वास और बाबा संस्कृति के इस बढ़ते जाल पर बात होनी चाहिए, तो इस आवाज को दबने मत दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा संदेश और भी तार्किक लोगों तक पहुंचे। अपने दोस्तों, अपने परिवार और खासकर अपने ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए ताकि एक स्वस्थ और तार्किक बहस की शुरुआत हो सके। और हाँ, अगर आप इस सफर में हमारे साथ जुड़कर ऐसे ही हमारी बेबाक और शोध आधारित कहानियों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि अगली बार जब भी हम सच का सवाल उठाएं तो उसकी गूंज सीधे आप तक पहुंच सके। अपने विचार, अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने सवाल नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर साझा करें। हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं और उन्हें जरूर सुनना चाहेंगे। सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल जिंदा रहेंगे तभी समाज जिंदा रहेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी अन्य वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।